हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स थ्रू एमसीक्यू सीरीज। आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स के ऊपर नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और काफी नए टॉपिक सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। स्टेटमेंट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कोर इन्फ्लेशन डज नॉट इंडिकेट अ प्राइस राइज इन विच ऑफ दीज कमोडिटीज। कोर इन्फ्लेशन इनमें से किसको इंडिकेट नहीं करता? तो भाई हम लोगों ने देखा था इन्फ्लेशन को दो तरीके से मेजर किया जा सकता है। इन्फ्लेशन कैन बी मेजर्ड इन टू वेज। एक को हमने बोला था WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक को हमने बोला था CPI दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। WPI में हम सिर्फ किसके इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं? तो गुड्स ओनली। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ गुड्स को मेजर करते हैं और इसमें गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों को मेजर करते हैं। WPI में कितने आइटम्स रहते हैं? तो आप बोलोगे अराउंड 697 आइटम्स रहते हैं। इसमें कितने आइटम्स रहते हैं? तो 299 आइटम्स रहते हैं। अब अगर मैं WPI या CPI पे जब भी इन्फ्लेशन को मेजर करता हूं तो मैं इन्फ्लेशन को दोनों में तीन तरीके से मेजर करूंगा। एक को मैं बोलूंगा हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्या बोलूंगा? हेडलाइन। फिर दूसरे को मैं बोलूंगा कोर, है ना, और तीसरे को मैं क्या बोलूंगा? फूड। अब देखना, अभी मुझे फूड की जरूरत नहीं है, अभी मुझे सिर्फ इन दो की जरूरत है, हेडलाइन और कोर। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब कि जब मैं इन्फ्लेशन पूरे आइटम्स में देखूंगा, अगर WPI निकाल रहा हूं तो ऑल 697, CPI निकाल रहा हूं तो ऑल 299 आइटम्स, अगर मैं सारे आइटम्स पे देखूंगा जिस भी इंडेक्स को मेजर कर रहा हूं, तब मैं उस इन्फ्लेशन को बोलूंगा हेडलाइन। लेकिन इनमें से मैं अगर वोलाटाइल आइटम्स को हटा दूंगा, जैसे फ्यूल हुआ, फूड हुआ, है ना, पावर हुआ, तो ये सब क्या है? वोलाटाइल आइटम है, इनके प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं। तो अगर मैं हेडलाइन में से वोलाटाइल वालों को निकाल दूंगा, देन आई विल अराइव एट द कोर इन्फ्लेशन। सो कोर का मतलब क्या होता है? जहां से आप फूड, फ्यूल, पावर इनको सब्सट्रैक्ट कर दो, देन यू विल अराइव एट द कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन डज नॉट इंडिकेट अ प्राइस राइज इन विच ऑफ दीज कमोडिटीज। डज नॉट बोल रहा है कि कोर में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सो कोर में फूड प्रोडक्ट्स इंक्लूड नहीं होते हैं, हाइड्रोकार्बन फ्यूल इंक्लूड नहीं होते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। IT प्रोडक्ट्स, यस, ये तो इंक्लूड हो जाते हैं कोर में। कंज्यूमर गुड्स, ये भी इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? 2 और 3 होना चाहिए। सो दैट इज C। सो C इज द करेक्ट आंसर। मैंने ऑलरेडी बताया मेजर करना है इन्फ्लेशन को, WPI CPI दो तरीके। होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब मंडी के प्राइस पे मैं देखूंगा, CPI मतलब कंज्यूमर लेवल पे देखूंगा। फिर मैंने आगे बताया अगर WPI को मेजर करना है तो उसमें टोटल कितने आइटम है? 697। इट इंक्लूड्स गुड्स ओनली। उसमें भी 697 आइटम को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता दिया है। अगर मैं ऑल 697 आइटम्स को लूंगा, देन आई विल कॉल इट WPI हेडलाइन। अगर मैं इसमें से वोलाटाइल आइटम्स को माइनस कर दूंगा, देन आई विल अराइव एट द WPI कोर। और स्टेबल आइटम्स क्या होते हैं? आपको पता है कि फ्यूल और पावर को छोड़ दो तो बाकी सारी चीजें क्या होती हैं? स्टेबल आइटम। अगर WPI में सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया गया? दैट इज एट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, तो दैट इज 64.2। WPI में फूड दो जगह दे रखा है, प्राइमरी में भी और मैन्युफैक्चर्ड में भी। यहां पर प्राइमरी में कौन से फूड है? रॉ फूड है। फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, ये सब क्या है? सीरियल्स, रॉ फूड है। और यहां पर दैट इज मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस्ड फूड है, लाइक डेयरी मिल्क, लेस। बोले यार पोटैटो की बात नहीं हो रही, चिप्स की बात हो रही है जो बनी बनाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। CPI मैंने ऑलरेडी बताया आपको। CPI क्या है? डे टू डे बेसिस पे जो मेजर करते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। CPI को अपन लोगों ने देखा, उसमें कितने आइटम्स थे? 299 आइटम्स थे, और उसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यहां पर देखा जाए तो हाउसिंग को भी काफी वेटेज दिया गया हुआ है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट आर जनरली लाइकली टू बी ट्रू ऑफ कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन के बारे में एक और क्वेश्चन है, दैट आर जनरली लाइकली टू बी ट्रू। जनरली मतलब वाइड पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा है। चलिए स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। कोर इन्फ्लेशन रेफर्स टू दैट कंपोनेंट ऑफ इन्फ्लेशन दैट में लिंगर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। बिल्कुल बात सही है। कोर इन्फ्लेशन डे टू डे लाइफ पे वेरी नहीं करता है ना, वो स्टेबल रहता है, तो दैट कैन लिंगर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो बात बिल्कुल सही है। और ये मे बोल रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, दैट may लिंगर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्टेटमेंट 2 देखो, अनलाइक नॉन कोर इन्फ्लेशन, नॉन कोर मतलब बोले वो स्टेबल वाले, कोर इन्फ्लेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेरी शॉक्स। यस, यूजुअली कोर इन्फ्लेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेरी शॉक। फॉर एग्जांपल ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए अचानक से, तो उससे कोर आइटम या आपके लैपटॉप वगैरह महंगे हो जाएंगे, घड़ी वगैरह एक दिन में महंगी हो जाएंगी कि नहीं? तो टेम्परेरी शॉक से बचे रहते हैं कोर आइटम्स। बात बिल्कुल सही है। और नॉन कोर को तो हम मेजर ही नहीं करते। नॉन कोर बोले तो वो स्टेबल, फूड एंड फ्यूल। थर्ड क्या बोल रहा है? कोर इन्फ्लेशन यील्ड द सेम इन्फ्लेशन रिजल्ट एज हेडलाइन इन्फ्लेशन। भाई हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। कोर इन्फ्लेशन सेम रिजल्ट कैसे दे सकता है हेडलाइन? क्योंकि कोर इन्फ्लेशन को हम कैसे निकालते हैं? हेडलाइन में से अपन क्या करते हैं? जो नॉन स्टेबल हैं उनको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। नॉन स्टेबल मतलब जो उथल पुथल है, फ्यूल एंड फूड को माइनस करते हैं, तब हम कोर इन्फ्लेशन पे आते हैं। तो हेडलाइन के जैसा नहीं बताएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? 1 और 2 ओनली। 1 और 2 कहाँ दिया हुआ? ए में दिया हुआ। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज 1 और 2 ओनली।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कीप्स द कैश रिजर्व ऑफ ऑल द शेड्यूल बैंक्स। भाई बात सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कीप्स द कैश रिजर्व ऑफ ऑल द शेड्यूल बैंक। ऑल इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट बट इट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि ऑल द शेड्यूल बैंक उनको सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, तो सीआरआर किसके पास मेंटेन करवाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो वो मेंटेन करवाना पड़ता है आरबीआई के पास, और दैट टू इन द फॉर्म ऑफ कैश। सो इसीलिए उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज इट रिजर्व द कैश ऑफ ऑल द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। तो बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इशू ऑफ न्यू मनी इज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई देखो, करेंसी को कौन इशू करता है? यस, करेंसी को इशू तो कौन करता है? बोले आरबीआई इशू करता है। लेकिन कहां से कहां तक की करेंसी को इशू करता है? सो 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के नोट को कौन प्रिंट करता है? इशू करता है आरबीआई। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉइन्स प्लस 1 रुपए का नोट ये कौन इशू करता है? देन इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो आरबीआई इशू करता है करेंसी, हाँ करता है, लेकिन गवर्नमेंट भी इशू करती है, बिकॉज करेंसी इंक्लूड्स बोथ नोट्स एज वेल एज कॉइन्स। तो कॉइन्स को कौन इशू करता है? गवर्नमेंट। प्लस 1 रुपए के नोट को कौन इशू करता है? गवर्नमेंट। सो issue of new currency is not the exclusive right of Reserve Bank of India. Reserve Bank of India can issue currency as well as Government of India can issue currency. So statement 2 मेरा क्या हो जाएगा? Wrong हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज बैंकर टू द गवर्नमेंट। यस, दिस इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, दैट इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। जैसा फंक्शन हम हमारे कमर्शियल बैंक के साथ परफॉर्म करते हैं कि डिपॉजिट जमा करते हैं, उनसे उधार लेते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट आरबीआई के साथ करती है, अपना डिपॉजिट जमा करती है प्लस उससे बोरो करती है। सो ये सही है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1 and 3 इज करेक्ट। सिलेक्ट द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। सो 1 and 3 इज करेक्ट। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय। पीपीआई के बारे में बात करें तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते क्या है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जिसमें आप ऑलरेडी पैसा डाल देते हो, फिर उन पैसे को आप यूज करते हो। फॉर एग्जांपल आप पेटीएम वॉलेट क्या है? दैट इज अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। मोबाइल अकाउंट हो सकते हैं, अमेजॉन वॉलेट हो सकता है, गूगल पे हो सकता है। अगर आपने उसमें ऑलरेडी पैसा डाल दिया तब आप उस पैसे को यूज कर सकते हो। फोन पे का वॉलेट हो सकता है, कोई मोबाइल वॉलेट हो सकता है, स्मार्ट कार्ड हो सकता है, कोई मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड हो सकता है, इंटरनेट अकाउंट हो सकता है, कोई वाउचर हो सकता है। सो दीज आर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड दीज आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी रिलीजेस हाउस प्राइस इंडेक्स इन इंडिया? हाउसिंग प्राइस इंडेक्स को कौन निकालता है? दिस इंडेक्स इज ऑल्सो रिलीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमको बताता है कि हाउसेस के प्राइस कितने बढ़े हैं। तो कैसे बताता है? भाई पहले एक बेस ईयर लेता है 2010-11, बोलता अगर उस समय किसी एक मकान की कीमत 100 रुपए थी तो आज के समय कितनी है? अगर मान लो आज मैंने बोला आज वही मकान अब 100 रुपए में नहीं 125 रुपए मिलेगा। व्हाट डज इट मीन? 25% का इन्फ्लेशन आ गया है। सो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है? दैट इज रिलीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या वो पूरे देश के सारे शहरों को मेजर करता? आंसर इज नो। वो सिर्फ 10 शहरों को देखता है। वो 10 शहर कौन कौन से हैं? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, कानपुर एंड कोच्चि। दैट इंक्लूड्स नियरली ऑल द जोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ इंडिया। ऑल डिफरेंट लोकेशंस ऑफ इंडिया को कवर करता है। 10 सिटीज को लेता है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वॉज फॉर्म्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रिव्यू द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेंट्रल बैंक? भाई हम लोगों ने कल भी देखा था व्हाट इज दिस इकोनॉमिकल कैपिटल फ्रेमवर्क, कि भाई सेंट्रल बैंक दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ ऐसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व करता है दैट इन्वॉल्व रिस्क ऑल्सो। रिस्क लाइक फॉर एग्जाम्पल वो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, फिर करेंसी मैनिपुलेशन को, सब चीज़ों को हैंडल करता है। तो उसके लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। और वो कैपिटल कितनी होती है? तो उसके पास अराउंड 27% कैपिटल होती है। हम लोगों ने कल भी देखा था। ये कैपिटल से वो ये सारे खेल को मैनेज करता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। और ये कैपिटल कितनी होना चाहिए? तो 27% होना चाहिए। तो ये किस कमिटी ने सजेस्ट किया था? तो दिस वाज सजेस्टेड बाय बिमल जालान कमिटी एंड बिमल जालान वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको ध्यान रखना। और इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क पे अपन ने कल 2 से 3 क्वेश्चन करे थे। तो जो लोग आज ही के क्लास देख रहे हो, नहीं आप पहले जाओ प्रीवियस क्लास देखो, तभी आप ये सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, तो परसिवरेंस आईएएस की ऐप के ऊपर पूरा कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद 1 ईयर वैलिडिटी। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उत्कर्ष 22 इज ऑफन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू।
उत्कर्ष 22 क्या है? अब ऑब्वियसली हम तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप इजीली बता दोगे इट इज रिलेटेड विद द बैंकिंग सिस्टम। लेकिन उत्कर्ष 22 था क्या, तो वो देख लो जल्दी से। इट इज अ 3 ईयर रोड मैप, मतलब 2022 से 2025 तक चलना था, है ना, फॉर मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव टू अचीव फॉर इंप्रूविंग द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑन द कमर्शियल बैंक। तो इसका काम क्या था? टू इंप्रूव द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑन द कमर्शियल बैंक। तो ये चीज ध्यान रखना, और यही स्ट्रेटेजी पूरी दुनिया की सेंट्रल बैंक्स भी अपना रही। सो दिस स्ट्रेटेजी इज इन लाइन विद द ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स प्लान टू स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी मैकेनिज्म ऑफ सेंट्रल बैंक ऑन देयर कमर्शियल बैंक्स। तो ध्यान रखना कि सेंट्रल बैंक कैसे और बढ़िया तरीके से रेगुलेट कर सकता कमर्शियल बैंकों को, और बढ़िया तरीके से कैसे सुपरवाइज कर सकता है, उसके लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई गई उस स्ट्रैटेजी को क्या बोला गया? उत्कर्ष 2022। 3 साल चलेगी, 2022 से लेकर 2025 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विद रेफरेंस टू बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया BCSBI कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले बता देता हूं बैंकिंग कोड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है। तो इसका काम क्या है? सो दैट पीपल विल गेट एडिक्वेट बैंकिंग सर्विसेज, है ना, बढ़िया तरीके से लोगों को बैंकिंग सर्विसेज कैसे मिले ताकि उनके सारे इशू को रिजॉल्व किया जा सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट बैंकिंग सर्विसेज, दिस इज द पर्पस ऑफ BCSBI। ध्यान रहोगे आपको, ये किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे आई थी? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ SS तारापुर। तो तारापुर कमिटी बोलते हैं, ही वॉज फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चीज ध्यान रखना है। कब बनाई गई थी इस कमिटी को? इन नवंबर 2003 बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड दिस कमिटी for the procedure and performance audit of public services so that adequate banking services can be provided to common people of India, and membership of BCSBI is not compulsory for the scheduled commercial bank। ये भी आपको ध्यान रखने का है। विद रेफरेंस टू बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, ताकि लोगों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए, इसके तारापुर SS तारापुर इसके चेयरमैन थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रघुराम राजन कमिटी, नो SS तारापुर कमिटी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट 1 तो मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। 1 कहाँ दिया हुआ? A में और D में, तो 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। 2 के पहले मैं 3 को देख लूँ, अगर 3 गलत हो गया तो मेरा आंसर ही आ जाएगा। मेंबरशिप ऑफ BCSBI इज कंपलसरी टू शेड्यूल बैंक, इज नॉट कंपलसरी टू शेड्यूल बैंक, अभी हम लोगों ने देखा। सो 3 भी मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। 3 हटाते से मेरा आंसर आ गया B, दैट इज 2 ओनली, मतलब 2 तो सही है। इट वॉज रजिस्टर्ड एज सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो ये आपको ध्यान रखना, ये वाला स्टेटमेंट सही होगा। फैक्चुअली नहीं भी पता तब भी आप एलिमिनेशन से इस आंसर के ऊपर अराइव कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ट्रेजरी बिल के ऊपर क्वेश्चन है। ट्रेजरी बिल के ऊपर हमने कल ढेर सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए थे। ट्रेजरी बिल देख लिया, कमर्शियल बिल्स देख लिया है ना, डेटेड सिक्योरिटीज देख लिए। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ट्रेजरी बिल, दैट इज टी बिल्स। टी बिल्स की अगर मैं बात करूं ट्रेजरी बिल, तो ये क्या होती है? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है, शॉर्ट टर्म के लिए इशू की जाती है। शॉर्ट टर्म बोले तो लेस देन 1 ईयर होना चाहिए, मतलब अप टू 364 डेज ही हो सकती है। और अगर 364 डेज से ज्यादा की बॉन्ड वगैरह इशू करती है गवर्नमेंट, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डेटेड सिक्योरिटी। क्या स्टेट गवर्नमेंट इशू कर सकती है टी बिल्स? हाँ इशू कर सकती है, बट अप टू 14 डेज ओनली। सेंट्रल गवर्नमेंट लेस देन 1 ईयर कर सकती है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? दीज आर इशूड टू मीट शॉर्ट टर्म मिसमैच इन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। बात बिल्कुल सही है। इनको क्यों इशू करते हैं? कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट का किसी समय ज्यादा खर्चा हो गया, बोले बहुत ज्यादा खर्चा हो गया भाई, इनकमिंग इतनी नहीं हो पाई, तो अब पैसा कहां से आएगा? तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बॉन्ड इशू कर देगी। बॉन्ड किसको दे देगी? RBI को। और RBI को बोलेगी अब आप ये बॉन्ड किसको बेच दो? तो बोले नीचे जाके कमर्शियल बैंक्स को बेच दो और मेरे को पैसा ला के दो इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल्स। अगर ट्रेजरी बिल को इशू किया है, बॉन्ड है, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यस, इंटरेस्ट इसके ऊपर चार्ज होगा, डेफिनेटली चार्ज होगा, तभी कमर्शियल बैंक के सिक्योरिटीज को खरीदेंगे। अदरवाइज SBI, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब इस सिक्योरिटीज को खरीदने वाले नहीं है। ट्रेजरी बिल में जो सिक्योरिटीज इशू करते हैं, तो इशू कौन करता? गवर्नमेंट। और उसको बेचने का काम कौन करता? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दीज आर इशूड टू मीट शॉर्ट टर्म मिसमैच इन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 देख लो। These can be issued by government as well as blue chip companies. No, treasury bill can only be issued by the government. चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लेकिन ये दूसरी ब्लू चिप कंपनी, कोई भी कंपनी हो, उसको वो इशू नहीं कर सकती, बिकॉज दीज कैन ओनली बी इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? ओनली 1 इज करेक्ट। ओनली 1 क्या हो जाएगा? दैट इज A। अब ब्लू चिप कंपनी क्या होती है? तो ब्लू चिप कंपनी वो कंपनीज होती है जो यूजुअली स्टेबल रहती है। अगर शेयर मार्केट को शॉक भी लगता है तब भी वो स्टेबल बनी रहती है, उनकी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड एबिलिटी टू विथस्टैंड शॉक्स। तो ब्लू चिप कंपनीज ये होती हैं। अगर लॉन्गर टेन्योर के बॉन्ड्स रहेंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम डेटेड सिक्योरिटी। शॉर्टर टेन्योर के तो बोलते हैं टी बिल या फिर ट्रेजरी बिल। तो 2 टाइप के बिल हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल एंड कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल जब क्वेश्चन में आएगा तब डील करेंगे। अभी मैंने आपको टी बिल्स बता दिया और डेटेड सिक्योरिटीज बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
विद रेफरेंस टू मसाला बॉन्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मसाला बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन है। मसाला बॉन्ड आप लोगों ने बार बार न्यूज़ में सुना होगा। मसाला बॉन्ड क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, दे आर रूपी डिनोमिनेटेड। रूपी डिनोमिनेटेड का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी को पैसा उठाना है, जैसे अपना विजय माल्या। आज विजय माल्या की स्टोरी को देख लेते हैं अपन कि इनके साथ आखिर हुआ क्या था। विजय माल्या ने सन 2008 में बहुत सारा कर्ज उठाया। क्यों उठाया? विजय माल्या ने बोला कि 2008 वाज अ पीरियड ऑफ बूम। बोले बूम का पीरियड चल रहा था, मतलब सारे सेक्टर बढ़िया फ्लरिश कर रहे थे, इकोनॉमी बूम पे थी, पीक पे थी, हीट हो रही थी, ओवर हीट हो रही थी। तो विजय माल्या ने भी 2008 में बहुत सारा पैसा उठा के लाए। लेकिन वो पैसा काय में उठा के लाए? वो डॉलर में उठा के लाए, वो पाउंड में उठा के लाए, वो यूरो में उठा के लाए, है ना। अब जब वो पैसा लेकर के आए, उन्होंने अपना पैसा कहाँ लगा दिया? बोले किंगफिशर में। और किंगफिशर क्या थी उस समय? किंगफिशर एयरलाइंस थी। तो उन्होंने पूरा पैसा लगा दिया किंगफिशर एयरलाइंस में, अपना पैसा लगा दिया। 2008 के जस्ट बाद, बूम के बाद अचानक से क्या आ गया? बस्ट आ गया। तो बूम बस्ट साइकिल चलती है। तो बूम के बाद आ गया बस्ट, मतलब रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन आया, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले तो रूपी, पहले $1 में 40 रुपीज़ आते थे, और जैसे ही बस्ट आया तो $1 में अब कितने रुपये आने लग गए? 60 रुपीज़ आने लग गए। सो करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रीशिएट हो गई। लेकिन विजय माल्या ने तो डॉलर में कर्ज उठाया था, तो भरना भी डॉलर में था। लेकिन यहाँ पर उनकी इनकमिंग का क्या हो रहा होगा आप समझ रहे हो? 40 रुपये सीधे 60 पे गिर गया है। तो विजय माल्या के लिए डेट को रीपे करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया, इवन इंटरेस्ट को रीपे करना डिफिकल्ट हो गया। प्लस उनका हवाई जहाज, उसकी सर्विसिंग भी कराना है, तो भी डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। और इनकमिंग तो काय में होने वाली है? रुपए में। प्लस इनकमिंग भी डाउन होगी, क्योंकि अब इकोनॉमी में क्या आया? बूम के बाद बस्ट आया। बस्ट आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोग एरोप्लेन को यूज करना कम कर देंगे। प्लस गवर्नमेंट ने उस समय एयर इंडस्ट्रीज पे क्या करना शुरू कर दिया? एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे बहुत ज्यादा टैक्सेस मारना शुरू कर दिया। बोले बिकॉज दिस इज अ लग्जरी गुड। तो विजय माल्या की सब तरह से बैंड बजना शुरू कर। बैंड क्यों? बिकॉज ही बोरोड मनी इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, पाउंड, यूरो, स्टर्लिंग। अगर क्या होता, अगर विजय माल्या रुपए में ही पैसे लाए होते तो शायद फिर उनको इतनी दिक्कत नहीं जाती। फिर 40 रुपए का 80 रुपए भी हो जाता तो उनको दिक्कत नहीं जाती। तो बाद में एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको बोला गया मसाला बॉन्ड, कि अगर अब किसी उद्योगपति को या इवन गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो इवन वो विदेशों में रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू कर देगा, तो उसको पे भी रुपए में ही करना है, इंटरेस्ट भी रुपए में ही देना है। तो फिर अगर करेंसी डेप्रीशिएट हो जाए तो उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो मसाला बॉन्ड्स आर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड issued in the foreign currency by Indian government or by Indian corporates। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? एनी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंडियन बैंक इज एलिजिबल टू इश्यू रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज। बात बिल्कुल सही है। कोई भी कॉर्पोरेट हो, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोई भी इंडियन बैंक हो, दे आर एलिजिबल टू इश्यू रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज। अब आपके लिए क्वेश्चन भी है कि यहां पर मैं मसाला बॉन्ड बता रहा हूं, महाराजा बॉन्ड क्या होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ महाराजा बॉन्ड क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। स्टेटमेंट 2 देख लो। According to RBI, the minimum maturity period for masala bond raised up to rupee equivalent to $50 million in financial year should be 3 years। बात बिल्कुल सही है भाई। देखना, अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो मेरा करेक्ट हो रहा है। देखना स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि अगर आपने मसाला बॉन्ड इशू करा, बोले कितने में भी करा, बोले उसकी वैल्यू $50 मिलियन के बराबर थी। अब उसको आप कन्वर्ट कर लेना जो भी रुपए का चल रहा होगा। तो बोले अगर आप इतना बड़ा लोन लेते हो तो इसका टेन्योर कम से कम कितना साल होना चाहिए? एटलीस्ट 3 साल होना चाहिए। अगर आप 50 मिलियन या उससे कम के बॉन्ड इशू करते हो तो कम से कम कितने साल के लिए करना? 3 साल के लिए। और अगर आप 50 मिलियन से भी ज़्यादा का पैसा लेके आते हो, फॉर एग्जाम्पल 70 मिलियन, 80 मिलियन $, के इक्विवेलेंट रुपये लेके आते हो, तो फिर उसका टेन्योर कम से कम कितना होना चाहिए? 5 साल होना चाहिए। और ये गाइडलाइंस किसकी? RBI की। सो स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज परफेक्टली करेक्ट। स्टेटमेंट 3 देख लो। RBI mandates that money raised through such bond cannot be used for real estate activity other than development of integrated township और affordable housing project। ये बात भी सही है। RBI ने बोला कि आप ये जो पैसा लेकर के आओगे ना मसाला बॉन्ड में, बोले इसको रियल एस्टेट में मत लगाना, क्योंकि आप उससे रियल एस्टेट में खरीदोगे, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करोगे। नो, मसाला बॉन्ड इज नॉट फॉर दिस। सो बोले आप उसको क्या रियल एस्टेट में मत लगाना। लेकिन हाँ, आप कोई इंटीग्रेटेड टाउनशिप वगैरह बना चाहते हो तो वहां लगा सकते हो। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हो, देन यू कैन यूज मसाला बॉन्ड फॉर दिस एज वेल। 4th क्या बोल रहा है? मनी कैन बी रेज थ्रू मसाला बॉन्ड टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट बट नॉट फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस। भाई मनी अगर आपने मसाला बॉन्ड के थ्रू रेज किया तो इवन यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में आप पैसे को नहीं लगा सकते मसाला बॉन्ड के थ्रू। सो ये मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मसाला बॉन्ड से आप कंपनी को इन्वेस्ट करो। ये शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह के लिए पैसा मत लेके आओ, दैट इज स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। वो आप खुद अर्न करो फिर अपना पैसा लगाओ। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 कहां पर दिया हुआ है? 1, 2 एंड 3 इज गिवन इन ऑप्शन डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के बारे में क्वेश्चन है। जल्दी से पहले मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज दिस एनपीसीआई। तो देखना, एनपीसीआई ने ही डेवलप किया है यूपीआई को, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब आप बोलोगे व्हाट इज दिस यूपीआई। यूपीआई आने के पहले आपने देखा होगा कि अगर आप पेटीएम का वॉलेट चलाते हो तो आप पेटीएम वाला फोन पे वाले को पैसे नहीं भेज पाता था, एसबीआई वाला आईसीआईसीआई वाले के स्कैनर पे पैसे नहीं भेज पाता था। क्यों? बिकॉज देयर वाज प्रॉब्लम ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। बोले पेटीएम का पैसा फोन पे में कैसे जाएगा, क्यों? क्योंकि वो दोनों एक ही नहीं है। तो बोले बाद में क्या लाया गया, यूपीआई, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कि पेटीएम वाला चाहे तो आईसीआईसीआई को पैसे डाल दे, चाहे तो एसबीआई को डाल दे, चाहे तो गूगल पे वाले को डाल दे, चाहे तो फोन पे वाले को डाल दे। तो ये यूपीआई को डेवलप किसने किया, एनपीसीआई नाम की संस्था ने डेवलप किया। अब एनपीसीआई को बनाया किसने, सो इट वाज डेवलप्ड बाय आरबीआई प्लस इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। अब आरबीआई तो आपको पता है, देन व्हाट इज दिस, आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो ये 10 बैंक है, 10 कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्होंने मिलके प्लस आरबीआई ने मिलके एनपीसीआई नाम की संस्था को बनाया। और एनपीसीआई ने किसको बनाया, यूपीआई को। और बाद में यूपीआई का पर्पस क्या है कि इंडिया को कंप्लीटली क्या बना देना है, कैशलेस इकोनॉमी बना देना, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन करना। और ये आप आज इसका इंपैक्ट देख भी पा रहे हो कि यूपीआई के कारण कितना ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हो गए। प्लस इस संस्था ने रुपे नाम का कार्ड भी बना दिया। रुपे, भाई पहले हम लोग क्या करते थे, हमारे कार्ड्स के लिए वीजा, मास्टर कार्ड है ना, मेस्ट्रो, इनके ऊपर डिपेंड थे। दीज आर फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन कंपनीज। सो इन्होंने खुद की कंपनी भी बनाई रुपे। अब ये एटीएम कार्ड्स पे भी यूज हो रही है, स्वाइप मशीन पे भी यूज हो रही है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे भी यूज हो रही है। तो इन्होंने काफी अच्छे अच्छे काम किए हुए। अब देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू एनपीसीआई। एनपीसीआई के बारे में स्टेटमेंट दिया, इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यस, इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट इंडिया को क्या है, सेल्फ रिलायंट बनाना इसका ऑब्जेक्टिव है। इट इज प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, इट इज प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन। लेकिन यहां पर यह नहीं लिखा ना इट इज ओनली प्रमोटेड बाय आरबीआई, तब ये गलत हो जाता, बट इट इज प्रमोटेड बाय आरबीआई। यस। थर्ड क्या बोल रहा है, इट डेवलप द डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क कॉल्ड रूपे। यस, इसने रूपे बनाया है, तो बिल्कुल बात सही है, ताकि हमारा डिपेंडेंस फॉरेन कंपनीज पे कम हो। फोर्थ क्या बोल रहा है, इट इज द सुपरवाइजरी एजेंसी फॉर बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। भाई ये किसी को रेगुलेट नहीं करती है, उल्टा बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एनपीसीआई को रेगुलेट करता। तो ये स्टेटमेंट उल्टा दिया हुआ है। एनपीसीआई इज नॉट द सुपरवाइजरी एजेंसी फॉर दिस बीपीडब्ल्यूएस। On the other hand, Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement System is the regulatory authority for NPCI. तो ये स्टेटमेंट उल्टा दिया हुआ है, तो फोर्थ इज इनकरेक्ट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। सो 1, 2, 3 and 3 आर करेक्ट। सो आंसर इज ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ये मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विद रेफरेंस टू माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज दिस माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी। सो माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी वो होती है जो लो इनकम हाउस होल्ड्स को इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है। लो इनकम हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी। स्टेटमेंट 1 को देख लेते हैं। एनी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी दैट कवर एक्सक्लूसिवली, बोले क्या एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया, एक्सक्लूसिवली द बिलो पॉवर्टी लाइन। भाई लो इनकम हाउस होल्ड्स, लो इनकम हाउस होल्ड्स में मिडिल क्लास भी आ सकता है, लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन तो बहुत ही गरीब हो गए, इवन अबव पॉवर्टी लाइन को भी कवर कर देगा। जिनकी इनकम लो है उन हाउस होल्ड्स के लिए अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है, सो वी कॉल इट माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। माइक्रो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर दोज विदाउट अ बैंक अकाउंट और एक्सेस टू बैंक ब्रांच। क्या जिसका अकाउंट नहीं है सिर्फ उसको ही कवर करेगी, जिसका बैंक अकाउंट है क्या उसको कवर नहीं करेगी? भाई जनधन योजना में तो सबके ही बैंक अकाउंट खुल गए, तो क्या किसी को भी कवर नहीं करेगी? सो विदाउट अ बैंक अकाउंट वाले को ही कवर करेगी क्या ये? नहीं, इवन दोज हु आर हैविंग द बैंक अकाउंट कैन आल्सो बी कवर्ड अंडर माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी। तो स्टेटमेंट 2 भी मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देखो 1 रॉन्ग है, ये चला गया, 1 रॉन्ग है, ये चला गया। अब आइदर बी और डी कैन बी द आंसर। थर्ड को देख लेते हैं। ऑल सच पॉलिसीज आर ऑफर्ड आइदर बाय पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक और रीजनल रूरल बैंक। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। क्योंकि ये पॉलिसीज कौन प्रोवाइड करता है? सो आइदर एनजीओज वगैरह ये सब टाइप की पॉलिसीज प्रोवाइड करती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करते हैं, या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक, मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक प्रोवाइड करता नहीं, रीजनल रूरल बैंक प्रोवाइड करते नहीं। सो माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या होती है, मैंने आपको बता दिया, दैट ऑफर्स इंश्योरेंस कवरेज टू लो इनकम हाउस होल्ड्स are usually defined as micro insurance, है ना, and it is done through NGO, self help groups and microfinance institution. So answer क्या हो जाएगा, D. Next question देखते हैं, question number 13. Consider the following statements. The Agriculture Insurance Company of India Limited, AICIL, Agriculture Insurance
कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? इज अ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। बात बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसने अराउंड 20 मिलियन फार्मर्स को कवर करके रखा है। 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ फार्मर्स को इसने कवर करा है। सो इट इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इट इज अ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है AICIL is under administrative control of Ministry of Finance and under the operational supervision of Ministry of Agriculture। हाँ, अब ये मिनिस्ट्रीज को मैच करना ये यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। सो ये वाला स्टेटमेंट सही है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन इसको ऑपरेशनल सुपरविजन कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन वर्क किसके अंडर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो फंडिंग कहां से लाती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री से। और ऑपरेशनल सुपरविजन कौन देता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? सो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। सो मेरा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बोथ 1 and 2। समझा दिया मैंने आपको क्या है। अब ये जो अपन ने देखा पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है, क्या नाम है इसका? बोलो। इसका नाम है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। तो ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है। अब अगर मैं बात करूं इसका ऑनर कौन है, तो इसके कुछ शेयर होल्डर है। तो इसके शेयर होल्डर कौन है? तो सबसे पहला इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, उसको बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी। 35% ऑफ द शेयर आर ओन्ड बाय जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसके अदर शेयर होल्डर भी है, नाबार्ड भी है ना, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी है, इवन न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी है, जो आपकी गाड़ियों का इंश्योरेंस करता है। दैट होल्ड अराउंड 8.75% शेयर। तो आपको ध्यान रखना है किसी एक की एंटिटी नहीं है, मल्टीपल इसके क्या है? प्लेयर्स है। लेकिन ज्यादातर प्लेयर्स क्या है? सारे प्लेयर्स क्या है? गवर्नमेंट एंटिटी है। सो दिस इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। अगर अदर प्लेयर इसके मान लो कोई ऐसे होते कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी मान लो मुकेश अंबानी की होती, तो फिर ये पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं कहलाती। ध्यान रखोगे। इवन ये जो कंपनी है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, इसने जो आज के समय स्कीम चलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो कहीं ना कहीं यही वाली कंपनी चलाती है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसका पहले नाम क्या हुआ था? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, उसी को बाद में मोदी जी ने थोड़ा बहुत चेंज करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बना दिया, जो 30% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप एरिया को कवर करता। वो स्कीम भी कौन चला रहा है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी चला रही है। फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि अगर आप लोग को भी यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना है, परसिवरेंस आईएएस की ऐप के ऊपर मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली न्यू बैच अवेलेबल है, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद 1 ईयर वैलिडिटी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। आप लोगों ने देख ली होगी वीडियो की क्वालिटी, वीडियो की खासियत क्या है कि कोई टाइम वेस्ट नहीं करा जाता, टू द पॉइंट कंटेंट डिलीवर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैव बीन कन्फर्ड विद द स्टेटस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर इन ऑर्डर टू इंश्योर एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। भाई हम लोगों ने देखा था कि आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ कमर्शियल बैंक्स। वो एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक को क्या करता है? रेगुलेट करता है। और उसके लिए अभी हम लोगों ने एक स्कीम भी देखी, उत्कर्ष 2022, ताकि और बढ़िया रेगुलेशन हो और बढ़िया सुपरविजन हो, 3 साल का फ्रेमवर्क भी लेके आए। सो एसबीआई इन लोगों को क्या करता है? रेगुलेट करता है। एसबीआई रेगुलेट कैसे करता है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देता है। सो उसने एक नॉर्म ये भी बना के रखा है कि भाई बैंक किसको कितना लोन दे सकते हैं। ये तो किसको कितना लोन देंगे? अगर मान लो एसबीआई के पास 100 रुपीज़ है, तो ये 100 रुपीज़ में से कितने % किसको जाएगा? सो आरबीआई बोलता है कि 40% शुड गो टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। बोले 40% जो भी जितना भी लोन दे रहा है उसका एटलीस्ट 40% किसको देना? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को। और बोले प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कौन कौन से सेक्टर है? बोले रिन्यूएबल एनर्जी है, बोले हाँ है। एक्सपोर्ट क्रेडिट है, बोले हाँ है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बोले हाँ है। एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बोले हाँ है। तो बोले ये चारों के चारों क्या है? दीज ऑल आर पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सो बोले इनको तो पैसा जाना ही चाहिए बिकॉज दे आर एट द प्रायोरिटी ऑफ आरबीआई। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। सो आंसर इज डी। तो क्या सिर्फ यही चार है पीएसएल का पार्ट? आंसर इज नो। इवन एग्रीकल्चर इज पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एमएसएमई बता दिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन इज पार्ट ऑफ priority sector lending, housing is part of priority sector lending, social infrastructure, renewable energy and others means RBI will specify what are others. next question देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इंडिया कैन बी कॉज्ड बाय। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन मतलब ऐसा इन्फ्लेशन जो हमारे सेंट्रल बैंक के हाथ में नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, गैजेट्स को इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑयल की प्राइस सऊदी अरेबिया से ही बढ़ के आ रही है तो उसमें आरबीआई कुछ कर पाएगा नहीं। सो उसको हम क्या बोलेंगे? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, क्योंकि उसकी प्राइस हमने नहीं बढ़ाई, हमारे कारण नहीं बढ़ी। इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ द सऊदी अरेबिया। रशिया यूक्रेन वॉर चला, अगर उसके कारण गैस की प्राइस बढ़ जाती है तो दैट इज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, और उसके कारण बाकी चीज़ों के ऊपर भी इंपैक्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी।
तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, राइज इन प्राइस ऑफ इंपॉर्टेंट कमोडिटीज इंटरनेशनली। यस, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय राइज इन प्राइस ऑफ इंपॉर्टेंट कमोडिटीज इंटरनेशनली। सऊदी अरेबिया में बढ़ी है कीमतें, कतर में बढ़ी है, यूएई में बढ़ी, रशिया में बढ़ी, बात बिल्कुल सही है। कोविड के कारण चाइना में बढ़ी तो गैजेट्स महंगे हो गए। स्टेटमेंट 2 देख लो, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कंपेयर टू अदर मेजर इंटरनेशनल करेंसी। भाई जब भी इन्फ्लेशन होता है तो करेंसी क्या होती है, एप्रिसिएशन नहीं होता, उसका डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली, दैट इज ए। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब आप बोलोगे कि भाई डेप्रिसिएशन क्यों होता है, इन्फ्लेशन कब आता है, देखना जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है, मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी सप्लाई बढ़ती है तो क्या हो जाता है, मनी सप्लाई बढ़ती है सो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है चीज़ों की तो फिर क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। यही बोल सकते हैं हम लोग। तब आप बोलोगे मनी सप्लाई बढ़ गई मतलब रूपी की सप्लाई बढ़ गई। कौन सी मनी की सप्लाई बढ़ गई, तो रूपी अब बहुत सारे हैं तो रूपी की मार्केट में सप्लाई क्या हो गई है, बढ़ गई है। लेकिन डॉलर तो अभी भी उतना ही है, तो डॉलर उतना ही है तो डॉलर क्या हो गया है, डॉलर की कमी हो गई है और रूपी ज़्यादा हो गया है, देन रूपी विल डेप्रीशिएट। तो इन्फ्लेशन क्या लाता है, डेप्रीशिएशन ऑफ द करेंसी लेके आता है, दैट इज बैड फॉर द इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द सेंट्रल बैंक हैड डिसाइडेड टू रिप्लेस होलसेल प्राइस इंडेक्स विथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बोले WPI को CPI से रिप्लेस करना है एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग टूल प्राइमरीली ड्यू टू द रीजन दैट। बोले पहले सेंट्रल बैंक किसको यूज करता था, WPI को यूज करता था फॉर टारगेटिंग द इन्फ्लेशन। कि बोले इन्फ्लेशन को कितना रखना चाहता है RBI, सो बोले वो एक रेंज में रखना चाहता है 2 to 6%। 2 to 6% बोले तो 4% प्लस माइनस 2%, यही बोल सकता हूँ मैं, 2 से 6% की रेंज में रखना चाहता है RBI इन्फ्लेशन को। पहले वो WPI को टारगेट करता था जिसमें 697 आइटम है, अब वो CPI को टारगेट कर रहा है जिसमें 299 आइटम है। व्हाई इज दिस सो, क्योंकि हमने पहले भी देखा WPI में सिर्फ क्या इंक्लूडेड रहते हैं, ओनली गुड्स आर इंक्लूडेड। CPI में गुड्स एज वेल एज सर्विसेज आर इंक्लूडेड। सो CPI इज द बेटर इंडिकेटर। CPI कहां पर मेजर होता है, कंज्यूमर लेवल पे होता है, रिटेल लेवल पर होता है ना। तो इसमें पता चलता है कि मार्केट में क्या भाव चल रहे हो। और होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल मंडी में होता है तो ये तो पता ही नहीं पाता है। और अगर मैं बात करूं कि हमारी इकोनॉमी में हम कितने गुड्स यूज़ करते हैं एंड कितने सर्विसेज यूज़ करते हैं, सो सर्विसेज कंपोनेंट अगर मैं टोटल बात करूँ ना तो इट इज़ मोर देन 60% और गुड्स कितने, अराउंड 40%। सो WPI तो सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करती, तो वो तो सिर्फ 40% चीज़ों को ही देख रही है, 60% को तो ऑल टुगेदर स्किप कर रही है। बट CPI इंक्लूड्स बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, इसलिए CPI को यूज़ करना ज़्यादा बेटर समझा हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। WPI एक्सक्लूड सर्विस सेक्टर, बात बिल्कुल सही है, WPI एक्सक्लूड सर्विस सेक्टर, ये सबसे बड़ा फ्लॉ है WPI का। WPI इन्फ्लेशन डज नॉट नेसेसरीली रिफ्लेक्ट व्हाट अ हाउस होल्ड पेस। यस, बात सही है, फैक्ट्री के लेवल पे प्राइस कुछ और हो सकता टैक्स लग के पेन 10 रुपए का 20 रुपए में मिल रहा हो। सो महंगाई तो बढ़ रही है ना, सरकार लूट रही है तो फिर महंगाई तो दिखाई देगी। सो WPI शायद इसको पकड़ नहीं पाएगा कि पेन की महंगाई क्यों बढ़ी है, बिकॉज ऑफ द टैक्सेस बढ़ी है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी है, या ये फैक्ट्री पे ही महंगा बना था। तो बात बिल्कुल सही, WPI इन्फ्लेशन डज नॉट नेसेसरीली रिफ्लेक्ट व्हाट अ हाउस होल्ड पे, हम लोग क्या पे करते हैं उसको शायद कैच ना कर पाए, ये बात भी बिल्कुल सही है। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, सो आंसर इज C, दैट इज बोथ 1 and 2। मैंने ऑलरेडी बता दिया इन्फ्लेशन को 2 तरीके से मेजर करते हैं, आप लोग आराम से इसको देख लेना, है ना। WPI CPI, WPI में 697 आइटम होते हैं, CPI में 299 आइटम होते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें 6 कैटेगरी होती है, WPI में 3 कैटेगरीज होती है, वो हम प्रीवियस क्लास में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इन्फ्लेशन में रिजल्ट फ्रॉम, इन्फ्लेशन कैसे आ सकता है। बोले स्टेटमेंट 1 देखो, अ रिडक्शन इन टोटल प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी इवन एज मोर एंड मोर पीपल आर एम्प्लॉयड। बिल्कुल बात सही है। अब क्या बोल रहा है, रिडक्शन इन टोटल प्रोडक्टिव कैपेसिटी। टोटल प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब क्या, देखना इन्फ्लेशन आता है तो मोर एंड मोर पीपल एम्प्लॉयड तो हो जाते हैं। क्यों इन्फ्लेशन क्यों आता है, देखना मनी सप्लाई बढ़ता है तो इन्फ्लेशन आता है, मनी सप्लाई बढ़ता है, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ज़्यादा लोगों को काम पे रख लिया जाएगा। अब ज़्यादा लोग काम तो कर रहे हैं फिर भी डिमांड ज़्यादा है, मतलब सप्लाई बराबर नहीं है। तो इन्फ्लेशन जब आता है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड तो बढ़ जाती है, लेकिन सप्लाई उसके साथ मैच नहीं कर पाती है, तो सप्लाई तो कम है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं फिर भी सप्लाई को मैच नहीं कर पा रहा है। इट शोज दैट द टोटल प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द कंट्री हैज़ डिक्लाइन, कि बता रहा है कि इतने ज़्यादा लोग काम पे लग गए फिर भी वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि डिमांड तब भी ज़्यादा, मतलब सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहा है। तो इट ऑल्सो शोज द इनएफिशिएंसी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ऐसे चार्ट बना बना के इस टाइप के स्टेटमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा।
स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इन्फ्लेशन में रिजल्ट फ्रॉम ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। अरे भाई गुड्स की कमी है, गुड्स की कमी है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो सप्लाई यहां पर क्या है, ओवर सप्लाई नहीं है, लेस सप्लाई ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी, तब इन्फ्लेशन आता है। स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बच्चों वाला था। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, ओनली वन इज करेक्ट, दैट इज ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। Which of the following correctly explain why WPI and CPI inflation indicators yield different result in measuring inflation? फिर वही क्वेश्चन आ गया कि WPI और CPI इन्फ्लेशन के जो इंडिकेटर्स है वो अलग अलग रिजल्ट क्यों देते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया WPI की अगर मैं बात करूं इट इंक्लूड्स ओनली गुड्स, इसमें 697 आइटम्स हैं, ओनली गुड्स का तो सिर्फ 40% ही वेटेज है इंडिया में, बाकी 60% तो सर्विसेज में आती है, और WPI सर्विसेज को कवर ही नहीं करता है। CPI की बात करूं तो CPI कवर्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। CPI रिटेल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे इन्फ्लेशन को मेजर करता है, WPI होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन को मेजर करता है। तो स्टेटमेंट 1 को देख लेते हैं अब जल्दी से। CPI मेजर इन्फ्लेशन डाउन टू द रिटेल कंज्यूमर लेवल अनलाइक WPI वेयर द प्राइसेस यूज्ड फॉर द कंपाइलेशन आर कलेक्टेड एट एक्स फैक्ट्री लेवल और प्रोडक्शन स्टेट। बात बिल्कुल सही है, WPI सारी चीजों को फैक्ट्री स्टेट या फिर प्रोडक्शन लेवल पे देखता है और CPI रिटेल लेवल पर देखता है। तो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखो, द CPI बास्केट कंटेन कंसिस्ट ऑफ सर्विसेज लाइक हाउसिंग, एजुकेशन, मेडिकल केयर, रिक्रिएशन एक्सेट्रा विच आर नॉट पार्ट ऑफ WPI बास्केट। हाँ, WPI बास्केट में सर्विसेज नहीं होती हैं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन CPI में होती हैं सर्विसेज लाइक हाउसिंग, एजुकेशन, मेडिकल, रिक्रिएशनल सर्विसेज बिल्कुल होती हैं। तो CPI इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज एंड WPI इंक्लूड्स ओनली गुड्स। बात सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। थर्ड देख लो, अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ WPI आइटम्स बास्केट रिप्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ CPI आइटम बास्केट। देखना ये बोल रहा कि ज्यादातर WPI के आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड इनपुट से बनते, बिल्कुल मोर देन 60% वेटेज किसको दिया हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को दिया हुआ है। वहां पे भाई आप लोग देख लेना, 3 थे, प्राइमरी आर्टिकल्स है ना, फिर दूसरा फ्यूल एंड पावर और तीसरा था मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। सो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को तो ज्यादा पावर दिया गया है, लेकिन जो आइटम WPI के बास्केट में मैन्युफैक्चर्ड में थे क्या वो CPI में नहीं है भाई, WPI में गुड्स थे एंड CPI इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो CPI में भी थे। सो स्टेटमेंट 3 मेरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 and 2 ओनली, एंड 1 and 2 इज गिवन इन ऑप्शन बी। सो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1 and 2। ये अपन ने मैंने बता दिया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, इसमें डी क्यों दिया हुआ है आंसर, वेट एक मिनट मुझे देख लेने दो। वाई डी इज गिवन, अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ WPI आइटम बास्केट रिप्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट गुड्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ CPI आइटम बास्केट। ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि CPI आइटम में भी आएंगे वो वाले प्रोडक्ट्स, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आंसर मेरा ए ही होगा, यहाँ पर डी आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें WPI में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में दी हुए हैं, अदर्स में फॉर एग्जांपल इसमें गैजेट्स, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल फोन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो तो CPI में भी आएंगी गुड्स के अंदर में। भले ही CPI में आइटम्स कम है, लेकिन उनको इन बॉक्स में कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग में लीड टू इन्फ्लेशन इन द शॉर्ट टर्म इन द इंडियन इकोनॉमी। बोले इन्फ्लेशन कौन ला सकता है इनमें से शॉर्ट टर्म के लिए। लार्ज स्केल गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है। व्हाट डज इट मीन कि मनी सप्लाई हैज़ इंक्रीज्ड, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो सप्लाई उसके साथ कैचअप नहीं कर पाएगी, सो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना। लेकिन डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। सो इन्फ्लेशन आएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, तो आपको ध्यान रखना। तो यस, प्रिंटिंग मोर करेंसी विल ऑल्सो इंक्रीज मनी सप्लाई, तो यस। सडन डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी एकदम से कमजोर हो गया तो भी तो महंगाई आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। आप अपन ने थोड़ी देर पहले उसका कनेक्शन देखा कि महंगाई आती तो डेप्रिसिएशन हो जाता है रूपी में, बात बिल्कुल सही है। हाई इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो लोन महंगे हो जाएंगे, तो डिमांड कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। सो हाई इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा नहीं, इन्फ्लेशन को घटाएगा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। सो 1, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन्फ्लेशन इरोड्स द वैल्यू ऑफ करेंसी। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले देखा, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या करता है, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कर देता, तो इट इरोड्स द वैल्यू ऑफ करेंसी, बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इन्फ्लेशन में लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट डेप्रिसिएशन भी करता है और करेंसी की वैल्यू को भी इरोड कर देता है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ये एक पेन की मैं बात करूं, ये एक पेन की पहले कीमत कितनी हुआ करती थी, बोले 10 रुपये का पेन था, महंगाई आ गई, अब ये पेन कितने का हो गया, 15 रुपये का हो गया।
लेकिन अगर मैं फॉरेनर की नज़रों से देखूं तो पहले वो $1 में शायद ये 10 पेन खरीद पाता था, लेकिन अब वो $1 में 10 पेन नहीं खरीद पाएगा। क्यों? क्योंकि अब महंगा हो गया, तो इट इरोड्स द वैल्यू ऑफ करेंसी। सो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी। सिलेक्ट द विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट। सो बोथ आर करेक्ट। सो आंसर हो जाएगा सी। सो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर आप लोग भी यूपीएससी एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस के कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद 1 ईयर वैलिडिटी, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।